वेलकम बैक टू बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइन। एंड आज हम लोग फिर से जेईई मेन 2024 के क्वेश्चन पेपर में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड दिस इज 30 जनवरी शिफ्ट 1। अभी तक का हमारा जो अप्रोच था, ये हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार में सॉल्व करने की कोशिश की थी, बट आउट ऑफ दिस पेपर वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व some problems only, not going to attempt it all, just some problems. And कौन से specific problems solve करेंगे, well that really is not of much concern to us, क्योंकि whatever problems we are going to attempt we can always ask कि यही problems क्यों लिए गए। तो यहाँ पे हम लोग अपना पहला question start करते हैं। this is कि a particle of mass m has been thrown at an angle of 30 degree with horizontal as speed u. Find its angular momentum at the highest point about the point of projection. तो यहाँ पे एक पार्टिकल को हम लोगों ने फेंका है कि स्पीड u से, and it has been thrown well you can see कि अगर इसे मैंने एक एंगल अल्फा which is 30 डिग्री पे फेंका and it peaks at this point, right? तब यहाँ पे ये इस पॉइंट पे जाता है, इस पॉइंट के अबाउट जहां से इसे फेंका गया हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है पार्टिकल का एट दिस पॉइंट। सो वेल यू नो हाउ इट गोज। एंगुलर मोमेंटम इज रिटन एज द इसका मैग्नीट्यूड, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। वेल यू नो नाउ दिस कैन क्लियरली बी रिटन एज आर पी साइन थीटा. That is one way of finding it out. Another very good way is कि इससे momentum times में जो perpendicular distance at that particular position and this line of axis भी कहा जा सकता है. So it is like यहाँ पे अगर ये particle का momentum किस direction में, यहाँ पे well it is vector p. तो यहाँ जिस point पे ये particle well located है, जिस point पे इसका जो भी coordinate है, तो उस कोऑर्डिनेट पे अगर हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए, सो व्हाट वी बेसिकली डू इज वी ड्रॉ दिस लाइन, यहां से एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप करते हैं फ्रॉम द मोमेंटम, एंड ये जो डिस्टेंस होगा हमारा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो दिस टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इटसेल्फ इज वेल द एंगुलर मोमेंटम। ये जो डिस्टेंस है दिस इज एच मैक्स। नाउ दिस एच मैक्स की जो हमारी वैल्यू होगी फॉर एन इनिशियल वेलोसिटी u एंड इनिशियल स्पीड u एंड एन एंगल ऑफ अल्फा अबाउट द एक्स एक्सिस इज रिटन एज u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। नाउ ये जो हमारा मोमेंटम होगा इस पॉइंट पे विल बी सिंपली mu cos थीटा, एंड इस रीजन से क्योंकि यहाँ की जो स्पीड है दिस इज सिंपली द हॉरिजॉन्टल स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर टाइम ऑफ मोशन है, अस्यूमिंग नो एयर रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स। तो ये जो हमारे mu cos थीटा हो गया इससे मल्टीप्लाई हुआ, एंड वेल यू नो इनफैक्ट इट इज अल्फा, एक्चुअली यहाँ पे अल्फा कंसिडर किया गया, इट इज अल्फा राइट हियर। तो इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ, वेल इट इज इक्वल टू mu क्यूब cos अल्फा टाइम्स sin square alpha over 2g. And well, what is cos and sin alpha? Sin of alpha is given 30 degrees, so sin of alpha is 1 by 2, so sin square alpha is well 1 by 4. अब ये हो गया कि cos alpha क्या है, this is well √3 by 2. So you find कि जो angular momentum का magnitude है this must be, एक तो यहाँ पे √3 आ गया mu क्यूब एंड वेल डिवाइडेड बाय में हो गया दिस इज 16g। तो ये जो हमारी वैल्यू होगी दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्शन पॉइंट। तब यहाँ पे जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है स्क्वायर रूट 3 mu क्यूब ओवर 16g, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। जो हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम है विल दिस इज और नेक्स्ट प्रॉब्लम, द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल सरफेस इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट शुड स्ट्राइक द मेटल फॉर एमिटिंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूटन मीटर इज। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, एक मेटल का वर्क फंक्शन बताया गया है, दिस इज हाउ मेनी वोल्ट्स, दिस इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। वेल if you wanted to write it in terms of the maximum wavelength or the minimum frequency, well this can be written as Planck's constant times the speed of light over the maximum wavelength, जहाँ पे मैंने
नॉर्मल प्लैंक्स लॉ वेल दैट इज E इक्वल्स HF, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस कर दिया C ओवर लैम्डा से. Since there we speak of the minimum frequency, that is the threshold frequency, here we speak of the maximum wavelength. So you find that it is as simple as this कि the maximum wavelength should be HC divided by 3 times 1.6 into 10 power minus 19, writing it in joules. So you can say it is something like this. Planck's constant हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं and speed of light रख सकते हैं. So it's like 6.63 into 10 to the power minus 34 times 3 into 10 power 8 over 3 times 1.6 into 10 power minus 19. Cancel out 3 and 3 from, well, numerator and denominator. यहाँ पे I'll just rely on the use of calculator. Now अब यहाँ पे इस केस में अगर देखा जाए दिस कैलकुलेशन समथिंग लाइक 6.63 टाइम्स 10 पावर माइनस 34 टाइम्स it is 10 to the power 8, right? Now this is divided by 1.6 times 10 power minus 19, and well, this is something like 4.14 into 10 power minus 7 meters. In nanometer पूछा गया, so it goes something like 414 nanometers. तो ये हमारे इस प्रॉब्लम में करेक्ट आंसर हो जाएगा. So if we match here, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है which is 413 nanometer, that is the correct option. एक यूनिट का डिफरेंस is of no matter to us. So that is first हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, if the length of a rod is doubled and area of cross section is halved, then its Young's modulus will be. Well, it's like this कि Young's modulus जो होता है किसी भी सब्सटेंस के लिए, ये एक्चुअल में irrespective होता है of their length or of their area of cross section. It doesn't actually depend on them, क्योंकि ये somehow depend करता है on properties of the material. These are not geometric properties, rather ये खुद substance पे ही depend करता है. Substance or element, whatever you want to call it, sir. You know, like whether वो gold है या फिर iron है या फिर steel है, तो किस मटेरियल का बना हुआ है. So I would say this is like मटेरियल, किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है. सो फॉर दिस रीजन आप इसकी लेंथ के साथ कुछ भी करो, there is not going to be any change neither with area of cross section. तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा, this is B option, that is same. अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दिस नेक्स्ट प्रॉब्लम इज समथिंग लाइक, यहाँ पे the distance between an object, no, here next question, yep, here, if a block of mass capital M is released from the top of a frictionless slide, find the velocity when the block reaches to point B, that is 0.5 meter below the starting point. तो एक ऐसा हमें फिगर दिया गया एंड यहाँ से एक ब्लॉक स्लाइड करता है, and here is something like, in fact of course there is a slope at all these points, that is not infinity. तो इसे मैं कुछ और ऐसे ड्रॉ करता हूँ. Now here this is one point which is well 0.5 meter down, and इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, that is all that has been asked of us. Well, here is the thing कि आप काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर सकते हो with potential energy, and that is as simple as it goes. यहाँ से आपको पता चल गया कि v तो स्क्वायर रूट ऑफ 2gh होता है, एंड इनफैक्ट ये तो फॉर्मूला हम सबको याद भी होता है. सो यू फाइंड दैट दिस शुड बी 2 times 0.5 times will 9.8, एंड दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9.8 जो कि 3.14 के इक्वल होता है. बिकॉज इफ यू रिमेंबर दिस इज रियली गुड अप्रोक्सीमेशन कि g को हम लोग पाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, राइट? So that's a really good approximation. So the square root of g is well pi. So you take 3.14. That many meter per second is square. तो जो हमारा first option है 3.14, that is our correct option. अब यहाँ पे अगर हम लोग अपना next problem देखते हैं, let's consider this to be the final problem.
If electric field component of an EM wave is vector E equals E naught cos omega t minus kz I cap. E naught cos omega t minus kz I cap, then the magnetic component will be, so here it has to be written in well this kind of expression. You know कि एक electromagnetic wave है and well you know how it goes, right? एक electromagnetic wave है, so well the speed with which it travels is always going to be the speed of light, same constant speed c, and since it always goes at that speed, you can always relate them in this manner कि जो maximum value of electric field होता है over the maximum value of magnetic field, तो इनकी amplitude values is always equal to c. So what you can write is कि the maximum value of magnetic field is E naught over c, and that you can write them in this manner. And well अगर electric field एक ऐसा cos function follow करे, magnetic field भी एक ऐसा cos function will follow करेगा with omega and with omega t and kz, the same argument for the cosine function right here. You know how it goes, that they have to be related well in this kind of manner. The only thing that we have to see right here for is the well direction, क्योंकि अब हम लोग magnetic field vector लिख सकते हैं कुछ ऐसे, which is the maximum amplitude of magnetic field, well which is E naught over c times this cosine function of the same argument जो कि electric field का होता है, so it is omega t minus kz. Now the only thing that we have to consider is what direction does this magnetic field will oscillate in. So electric field I cap में oscillate कर रहे हैं, and if you see कि जो direction of propagation of an EM wave होता है, this is always in the direction vector E cross vector B, right? Now here's the thing कि अगर ये vector E cross vector B में propagate करता है and here you want to find the direction of well magnetic field, आपको पता है कि electric field तो I cap में oscillate करे, all you need to know more is what direction is the electromagnetic wave traveling, तो that is the question. अगर एक चीज यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे kz लिखा हुआ है, so that is itself indicates कि ये electromagnetic wave z डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, मतलब k कैप यूनिट वेक्टर के अलोंग प्रोपगेट कर रहा है. सो हियर दैट इज कि जो हमारा i कैप क्रॉस विच एवर यूनिट वेक्टर गिव्स बेसिकली k कैप, एंड दिस वैल्यू नो इज j कैप दैट गिव्स इट, राइट? तो सिंस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव k कैप के क्रॉस प्रोपगेट कर रहा है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है अलोंग i कैप, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगी अलोंग j कैप. And well that will be our answer to this problem. And अगर हम लोग मैच करें, so it is option number second, E naught over c times cos omega t minus kz j cap. That is our answer to this problem. So I guess that many problems will be enough for today's video of mine. Thanks to all viewers.